आज का हमारा अध्यापन बिंदु है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में कैमास वध को लिया गया है। लेकिन इस प्रकरण को पढ़ने से पहले कुछ संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं कि हमारे एमए फाइनल के अंतर्गत क्या क्या पाठ्यक्रम लगा है। इसकी पीडीएफ भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, जो कि हमारा एमए फाइनल हिंदी का बना हुआ है। हमारे एमए प्रीवियस के अंतर्गत 5 प्रश्न पत्र लगे थे और एमए फाइनल के अंतर्गत भी 5 प्रश्न पत्र लगे हैं। इन 5 प्रश्न पत्रों में सबसे पहला प्रश्न पत्र है षष्ठ प्रश्न पत्र, जो कि प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के नाम से है। अब इस षष्ठ प्रश्न पत्र में हमारा सबसे पहला जो अध्यापन का बिंदु है वो है पृथ्वीराज रासो, और उसके अंतर्गत भी कैमास वध को हमारे पाठ्यक्रम में लिया गया है। लेकिन हमें सिर्फ इस प्रकरण के संबंध में ही हमें अध्ययन नहीं करना कि हमने सिर्फ हमारे पाठ्यक्रम में कैमास वध लगा है तो हमें वही ही पढ़ना है। हमें इस ग्रंथ की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना है, इसकी जो परिस्थितियाँ थी वो कैसी थी, किस समय में इस रचना का सृजन किया गया, इसका कवि के संबंध में, नायक के संबंध में, इस महाकाव्य के महाकाव्यत्व के संबंध में, प्रामाणिकता के संबंध में, इस ग्रंथ की विशेषताओं के संबंध में, कैमास वध की कथा के संदर्भ में आदि के संबंध में हम इस प्रकरण के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि हम इसके जो कवि हैं चंद्रवरदाई, जो कि हिंदी के आदि कवि के रूप में जाने जाते हैं। डिंगल और पिंगल अर्थात राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा। भारत की शस्य श्यामला भूमि पर यवनों का आक्रमण, राजपूत राजाओं का असफल प्रतिरोध, रणभूमि में राजाओं का उत्कट शौर्य और पराक्रम, कामनी प्रिय सामंतों का रतिविलास, वासना पूर्ति के लिए राजकन्याओं का अपहरण और उनको लेकर आपसी गृह युद्ध की स्थिति में चंद्रवरदाई का जन्म हुआ। उन्होंने महाराजा पृथ्वीराज के शौर्य और श्रृंगार से अनुरंजित जीवन गाथा को अपने काव्य का विषय बनाकर अद्वितीय हिंदू नरेश का परिचय दिया। वे अंतिम हिंदू सम्राट थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट थे। शहाबुद्दीन गौरी के हाथों उनकी मौत एक वीर नायक की यश गाथा है। यह वर्णन चंद्रवरदाई ने प्रत्यक्षदर्शी शैली में किया है, यानी कि उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा उसी को अपने इस महाकाव्य में उन्होंने अपने काव्य में व्यक्त किया। इस प्रकार से चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसे आदिकाल की सबसे अधिक प्रसिद्ध, लोकप्रिय तथा प्रामाणिकता की दृष्टि से विवादास्पद रचना कहा जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ होने वाले अंतिम भारतीय शासक थे, राजपूतों का ध्वज भारत पर फहरा रहा था, ऐसे शूरवीर रणबांकुरे पृथ्वीराज का शहाबुद्दीन गौरी जो गजनी का शासक था के हाथों पराजित होना, उसके द्वारा पृथ्वीराज को दृष्टिविहीन कर देना और चंद्रवरदाई अपने अभिन्न मित्र पृथ्वीराज से मिलने गजनी जाना, पृथ्वीराज के शब्द भेदी वाण की बात कहना और 7 घड़ियालों को पार कर दृष्टिविहीन पृथ्वीराज द्वारा शहाबुद्दीन गौरी को मारा जाना प्रसंग को मुख्य आधार पृथ्वीराज रासो में बनाया गया है। यानी कि इस कथा का आदि से अंत तक जो नायकत्व कौन कर रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान कर रहे हैं। पृथ्वीराज द्वारा कई बार गौरी को प्राणदान देना, शरणागत की रक्षा करना राजपूती आन बान शान की पहचान है। तो दूसरी ओर छोटे छोटे कारणों से एक राजा दूसरे राजा से वैर रखता है, विदेशी हमलावरों की मदद करता है, ऐसी सीमित संकुचित जातीयता ही इस शासन के पतन का कारण बनी। कैमास वध में छोटे अपराध में देहदंड की बात तथा संयोगिता हरण के समय कई शूरवीरों का मारा जाना हमारी संकुच मनोवृत्ति का प्रतिफलन है। राष्ट्रकार इन बातों की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। पृथ्वीराज चौहान लोकप्रिय एवं किंवदंतियों के नायक रहे हैं।
इसी कारण यह रचना अधिक प्रक्षिप्त है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे विकासशील महाकाव्य कहा है। पृथ्वीराज रासो व्यापक राष्ट्रीयता के भाव को जगाता है। यह आदिकाल की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ तथा पूर्व परंपराओं का वृहद कोश है। कथानक के अंतर्गत वाण भेद समय का भावबोध भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पृथ्वीराज के अद्वितीय पराक्रम शौर्य का अतुलनीय वर्णन है। इन सब बातों का अध्ययन हम इकाई के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। पृथ्वीराज रासों में चंद शब्द दो अर्थों में आता है। एक तो कथानायक पृथ्वीराज के सखा के रूप में, दूसरा इसके रचयिता के रूप में। वरदाई शब्द भी वरदाई विरुदिया के रूप में आया है। वरदाई शब्द के भी दो अर्थ हैं। विरुद्ध अर्थात गाने वाला, प्रशस्ति स्तुति गान करने वाला, तथा माँ सरस्वती से वरदान प्राप्त। दोनों ही अर्थ यहाँ स्टिक बैठते हैं। चंद जब कन्नौज में जयचंद के यहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के कवि उनका स्वागत गीत गाकर इस प्रकार से करते हैं। जड़ सरसई वरु जानहु रांचू, तौ अधिठ वर्णौ नृत संचू। कवि चंद बरदाई जी का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। चंद बरदाई का जन्म संवत 1205 अर्थात 1148 ईस्वी में लाहौर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। राम मल्लह इनके पिता थे। वे जगाती गोत्र के ब्राह्मण थे। पृथ्वीराज के जन्म से पूर्व मल्लह अपने पुत्र चंद्रवरदाई को लेकर महाराजा सोमेश्वर के दरबार में आ गए थे। चंद से महाराजा प्रभावित हुए और शीघ्र ही महाराज के विश्वास पात्र बन गए। पृथ्वीराज का जन्म दिल्ली में हुआ था। महाराज सोमेश्वर ने कविचंद और वीर लोहातों को पृथ्वीराज को लेने के लिए दिल्ली भेजा था। प्रथम समय अर्थात सर्ग में निम्न छंद इस बात में पुष्ट करता है। तब बुलाए सोमेश्वर लोहानो अरुचंद, ले आभू अजमेर घर, पहोने घर सु इंद। कवि चंद पृथ्वीराज के जीवन पर्यंत साथ रहे। आखेट में, युद्ध में, मंत्रणा में, राजसभा में सर्वत्र पृथ्वीराज के लिए चंद की उपस्थिति अपेक्षित थी। रासों के अनुसार कवि चंद और पृथ्वीराज की मृत्यु एक ही दिन हुई थी। कहीं कहीं तो यह भी कहा जाता है कि इनका जन्म और मृत्यु दोनों ही एक ही दिन हुए थे, यानी कि दोनों का जन्म समय और मृत्यु समय दोनों ही एक हैं। जब शहाबुद्दीन गोरी के हाथों पराजित पृथ्वीराज कैदी के रूप में गजनी ले जाए गए थे, तब कवि चंद भी योगी का वेश धारण कर गजनी पहुँचे थे। अपनी वाक चातुर्य से उन्होंने गजनी के सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी से यह स्वीकृति प्राप्त कर ली कि पृथ्वीराज गजनी के दरबार में शब्द भेदी वाण चलाएं। योगी चंद के संकेत पर गोरी को लक्ष्य कर महाराज पृथ्वीराज के शब्द बाण भेदी चलाया और वह गोरी के ताल को भेदता हुआ निकल गया। चंद्रवरदाई के उक्त दोहे के कारण गोरी का वध हुआ ऐसा माना जाता है। चंद्रवरदाई भी गजनी में संवत 1249 में मारे गए। चंद्रवरदाई केवल कवि ही नहीं थे, वर्ण, भाषा, व्याकरण, साहित्य, काव्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि कई विधाओं में पारंगत थे। तंत्र मंत्र विद्या के ज्ञाता, धर्म प्रेमी और तलवार के धनी थे। महाकवि चंद ने महाराज पृथ्वीराज चौहान के जीवन की यशोगाथा का वर्णन पृथ्वीराज रासों में किया है। पृथ्वीराज रासों 69 समयों या कह सकते हैं सर्गों में लगभग 1 लाख छंदों में तथा लगभग 2000 पृष्ठों में प्रस्तुत हुआ है। इसमें 11,000 रूपक आए हैं। इसमें यज्ञ कुंड के 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों का अजमेर राज स्थापना से लेकर गोरी द्वारा पृथ्वीराज के पकड़े जाने का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत हुआ है।
बाण भट्ट लिखित संस्कृत ग्रंथ कादम्बरी का अंश जिस तरह उसके पुत्र द्वारा पूर्ण हुआ था, उसी प्रकार पृथ्वीराज रासो का अंतिम भाग कवि चंद के पुत्र जलहण ने पूर्ण किया था। काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो में 2500 पृष्ठ हैं और 69 समयों में यह विभाजित है। सबसे बड़ा समय कन्वज युद्ध है, जो संभवतः रासो का मूल कथानक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत से चंद पृथ्वीराज के मित्र, कवि और सलाहकार थे। रासो में यह तीनों रूपों में चित्रित हुआ है। वर्तमान में पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित चार प्रतियां प्राप्त होती हैं, बृहद, मध्यम, लघु और लघुतम। बृहद रूपांतरण 33 प्रतियों में उपलब्ध है, जो कि उदयपुर में मिलता है। मध्यम रूपांतरण जैन भंडारों में और लघु रूपांतरण बीकानेर और शेखावटी में और लघुतर गुजरात के धारणाजे गांव से प्राप्त हुआ है। पृथ्वीराज रासो राष्ट्रीयता का संवाहक ओजस्वी महाकाव्य है। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज की यशोगाथा तथा जयचंद जैसे कुलघाती लोगों की मानसिकता, जिसमें भारत पर आक्रमण करने के लिए यवनों को उकसाया, की रोमांचक तथा दुख भरी कहानी हमारे सामने रखता है। इस प्रकार से अभी तक हमने इस प्रकरण में निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया कि चंद बरदाई हिंदी के आदि कवि हैं। चंद का जन्म लाहौर में 1148 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान को केंद्र में रखकर उन्होंने रासों की रचना की। चंद की मृत्यु पृथ्वीराज के साथ गजनी में हुई। यह महाकाव्य 69 सर्गों में विभक्त है, लगभग 1 लाख छंद हैं और 2000 पृष्ठों में प्रस्तुत हैं। इसकी 4 प्रतियां हमें प्राप्त होती है और इसकी प्रामाणिकता पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।